अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ हाजिर गुल है। बायोलॉजी के एक नए लेक्चर के साथ आप लोग के साथ मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टिशू कल्चरिंग। टिशू कल्चरिंग क्या होती है या वो कौन सा प्रोसेस है, तो इसको ज़रा देख ले कि डिफिनीशन के हिसाब से इसको अगर हम देख ले सो हम कहते हैं कि प्रोपगेशन या प्रोपगेशन और ग्रोथ ऑफ एनी बॉडी पार्ट, ठीक है, एनी बॉडी पार्ट ऑन आर्टिफिशियल मीडिया और लेबोरेटरी कंडीशन इज टर्म्ड टिश्यू कल्चरिंग। ठीक है, किसी भी बॉडी पार्ट को हम लेते हैं और उसी बॉडी पार्ट को हम बॉडी से बाहर एक आर्टिफिशियल मीडिया पे ग्रो करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं टिश्यू कल्चरिंग। अब देख लो यहाँ पे मैंने बॉडी पार्ट, ये जो वर्ड टिश्यू कल्चरिंग आप देखते हो तो ये जो टिश्यू का वर्ड है ना, यहाँ पे ये टिश्यू वर्ड क्या मीनिंग डिलीवर करती है। ये टिश्यू वर्ड एक्चुअली हमें ये चीज़ बताती है कि ये एनी बॉडी पार्ट हो सकती है, एनी बॉडी पार्ट। अब देख लो, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि सिर्फ हम टिश्यू की ही ग्रोथ करते हैं, हम किसी भी बॉडी पार्ट की हम ग्रोथ कर सकते हैं। तो इसी ग्रोथ को ओवरऑल हम टिश्यू कल्चरिंग कहते हैं। तो टिश्यू जो वर्ड होगा ये हमें क्या मीनिंग देगा, बॉडी पार्ट। अब बॉडी पार्ट क्या हो सकती है, तो बॉडी पार्ट से हम कहते हैं कि ये एक सेल भी हो सकता है, ये एक टिश्यू भी हो सकता है, ये एक ऑर्गन भी हो सकता है। ठीक है, तो अब देख लो, ये तो हुआ इसके सोर्स के हवाले से कि टिश्यू कल्चरिंग हम कौन कौन से पार्ट्स की करते हैं। अब आते हैं थोड़े से टिश्यू कल्चरिंग के टाइप्स की तरफ कि मेनली टिश्यू कल्चर के टाइप्स कितने हैं। तो टाइप्स ऑफ टिश्यू कल्चर को देखें कि टाइप्स ऑफ टिश्यू कल्चर या टिश्यू कल्चरिंग। यहाँ पे टाइप्स में जाने से पहले मैं एक चीज़ का जिक्र ज़रूर करूँगा कि टिश्यू कल्चरिंग में जो भी पार्ट हम लेंगे, एनी पार्ट टेकन फॉर टिश्यू कल्चर, ठीक है, जो भी पार्ट हम टिश्यू कल्चर के लिए लेते हैं तो इसी पार्ट को हम एक नाम देंगे एक्सप्लांट। हम एनिमल की बॉडी से कोई पार्ट लेते हैं, हम प्लांट की बॉडी से कोई पार्ट लेते हैं, वो जो पार्ट होगा जो हम टिश्यू कल्चर के लिए लेंगे कि इसी पार्ट को हम क्या कहेंगे, इसी पार्ट को हम एक्सप्लांट कहेंगे। ये बात आप लोगों को क्लियर हो। इसके बाद देख ले कि टाइप्स ऑफ टिश्यू कल्चर पे आते हैं। तो टिश्यू कल्चरिंग के जो मेन टाइप्स है वो क्या है, वो एक्चुअली दो है। एक जो टाइप है दैट इज द प्लांट टिश्यू कल्चर, ठीक है, प्लांट टिश्यू कल्चर, एंड अनदर पार्ट इज द another type of the tissue culturing is the animal tissue culturing। ठीक है, तो अब देख ले, इसका ये मतलब है कि हम किस तरह प्लांट की बॉडी पार्ट को ग्रो करते हैं या किस चीज़ों की कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है इसके लिए, और हम किस तरह एक एनिमल पार्ट को हम ग्रो करते हैं और कौन से पार्ट को हम ग्रो करते हैं और किस तरह ग्रो करते हैं, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तो हम इन टॉपिक्स के अंदर प्लांट टिश्यू कल्चर और एनिमल टिश्यू कल्चर दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, अब देख ले ज़रा कि सबसे पहले हम आते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर पे। प्लांट टिश्यू कल्चरिंग क्या है, जिस तरह मैंने आप लोगों को डिफिनीशन में बताया कि प्लांट टिश्यू कल्चरिंग का मतलब है प्रोपगेशन ऑफ प्लांट या प्रोपगेशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ व्हाट, ऑफ प्लांट ऑन आर्टिफिशियल मीडिया इज टर्म्ड द प्लांट टिश्यू कल्चरिंग। हम प्लांट का कोई बॉडी पार्ट लेते हैं, प्लांट का बॉडी पार्ट को कौन सा हो सकता है, प्लांट के जो पार्ट्स हैं, तो प्लांट पार्ट्स जो है ये मैं बता दूं आप लोगों को कि ये कोई लीफ का ही पार्ट हो सकता है, सेल हो सकता है, उसका कोई टिश्यू हो सकता है, ये स्टेम भी हो सकता है, ये रूट्स भी हो सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि इन तीन चीज़ों में से जो कल्चर के लिए लिया जाता है तो इसमें क्या है, सबसे पहले आती है द लीफ के जो हम कहते हैं शूट एपेक्स जो होते हैं, जो लीफ के जो एपिकल पोर्शंस होती है, इनको ज़्यादातर लिया जाता है टिश्यू कल्चरिंग के लिए क्योंकि ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल रख रही होती है। और जो रूट्स होते हैं तो रूट्स टिप्स जो होते हैं, रूट टिप्स,
तो रूट टिप्स के अंदर भी एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। तो ये दोनों मोस्ट कॉमनली लिए जाते हैं। अब देख लो, प्लांट का कोई भी बॉडी पार्ट जब हम आर्टिफिशियल मीडिया पे इसको ग्रो करते हैं, इसी प्रोसेस को, इसी प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, इसी को हम प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि प्लांट का कोई भी पार्ट हो सकता है, और याद रखिए कि प्लांट के अंदर एक एबिलिटी होती है जिसको हम कहते हैं टूटीपोटेंसी। व्हाट? टूटीपोटेंसी। ये जो एबिलिटी है ये सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है। जितनी भी चीज़ें हैं, लीफ है, स्टेम है, रूट्स है। अब देख लो टूटीपोटेंसी क्या है, इसको ज़रा समझ ले कि एबिलिटी ऑफ अ सेल टू डिफरेंशिएट या टू डेवलप अ होल ऑर्गेनिज्म, तो इसको हम टूटीपोटेंसी कहते हैं। और ये एबिलिटी सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर होती है। तो प्लांट्स के अंदर ये एबिलिटी है कि कोई भी बॉडी पार्ट हम ले तो इससे हम ओवरऑल प्लांट भी क्या है, हम जनरेट कर सकते हैं, हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे हम बाद में आएंगे कि क्यों हम टिश्यू कल्चरिंग करते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चरिंग, अलग अलग प्लांट के अपने एडवांटेजेस है या और एनिमल्स के अपने हैं। तो हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि प्लांट का कोई भी बॉडी पार्ट हम ले, इसको हम आर्टिफिशियल मीडिया पर रखें ताकि इससे हम एक प्लांट डेवलप करें या कोई स्ट्रक्चर प्लांट का डेवलप करें, तो इसको हम प्लांट टिश्यू कल्चरिंग कहते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चरिंग को परफॉर्म करने के लिए एक चीज़ जो हम कहते हैं रिक्वायरमेंट्स है इसके लिए, तो रिक्वायरमेंट्स मेन क्या है? रिक्वायरमेंट्स जो है प्लांट टिश्यू कल्चरिंग के लिए, वो सबसे पहले याद रखें कि जिस चीज़ों की ज़रूरत हमें होती है, एथेनॉल है। एथेनॉल हम क्यों लेते हैं? इट्स फॉर स्टीरिलाइजेशन। स्टीरिलाइजेशन क्या है? किसी भी मीडियम से जब हम कंटामिनेंट्स रिमूव करते हैं किसी भी चीज़ से, इसको हम कहते हैं स्टीरिलाइजेशन मेथड। इथेनॉल की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा कल्चर मीडिया की ज़रूरत होती है, कल्चर मीडिया। और प्लांट के लिए जो कल्चर मीडिया यूज़ होती है दैट इज़ MS मीडिया। ये स्पेशलाइज्ड मीडिया होती है जिस पे प्लांट ग्रोथ शो करती है। अब कल्चर मीडिया क्यों ज़रूरी होती है? तो इसका पर्पज़ ये है टू ग्रो अ सेल या टू ग्रो या टू प्रोपोगेट अ बॉडी पार्ट ऑफ अ प्लांट बॉडी पार्ट। हमने कोई एक्स प्लांट लिया है जिसको हम बॉडी पार्ट भी कहते हैं टिश्यू कल्चरिंग के लिए। इसकी ग्रोथ के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स चाहिए और वो रिक्वायरमेंट जो है वो कौन प्रोवाइड करता है? दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया के अंदर क्या क्या चीज़ें क्या होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है? तो इसके अंदर हम कहते हैं कि इसके अंदर मिनरल्स होती है, ठीक है, मिनरल्स होती है, कार्बन सोर्स होती है। कार्बन सोर्स के लिए हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं एंड सर्टन हार्मोन्स होते हैं। सर्टन हार्मोन्स हम डालते हैं, तो ये हार्मोन प्लांट की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। अब देख लो, ये तो दूसरा रिक्वायरमेंट था, कल्चर मीडिया था। इसके अलावा एक चैम्बर होती है जिस चैम्बर में हम टिश्यू कल्चरिंग परफॉर्म करते हैं। ये लेबॉर्ट्री में ये प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। इसके लिए इसको हम कहते हैं लेमिनर फ्लो हुड। लेमिनर फ्लो हुड ये एक चैम्बर होती है जिसमें हम ये प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा क्या है? ऑटोक्लेव हम देते हैं। ऑटोक्लेव क्या है कि ऑटोक्लेव एक वी कैन से इट इज़ अ मशीन, और ये मशीन क्या है, क्या करती है? प्रोवाइड्स कांस्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इसका क्या मतलब है कि लेट सपोज टिश्यू कल्चरिंग में प्रॉपर लेवल ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, गैसेस, इसके अलावा टेम्परेचर, प्रेशर एट्सेट्रा, ये वेरिएबल्स है, ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स है। ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या है? ये हम इसी ऑटोक्लेव के थ्रू ही प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या है? ये एक टिश्यू कल्चरिंग के लिए क्या है? रिक्वायरमेंट्स है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एक्सप्लांट। एक्सप्लांट हम लेंगे, कोई भी पार्ट लेंगे, उससे हम क्या करेंगे? उससे हम टिश्यू कल्चरिंग करेंगे। हमने फाइनली एक एक्सप्लांट से, एक पार्ट से हमने एक प्लांटलेट डेवलप करना है, एक छोटा प्लांट डेवलप करना है। और छोटे प्लांट को डेवलप करने के लिए हम कोई भी बॉडी पार्ट ले सकते हैं। उन बॉडी पार्ट्स के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है, ये सिर्फ प्लांट के सेल में है कि हम कोई भी पार्ट लें तो इससे हम ओवरऑल प्लांट बना सकते हैं, इस एबिलिटी को हम टूटीपोटेंसी कहते हैं। दिस वाज अबाउट द रिक्वायरमेंट्स एंड द मेन कंसेप्ट ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चरिंग। नाउ आते हैं प्रोसेस या प्रोसीजर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चरिंग।
अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब प्रोसीजर को देख ले कि प्रोसीजर हम किस तरह परफॉर्म करेंगे। तो एक फ्लो चार्ट के साथ मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना होगा कि हम लोगों ने आइसोलेशन ऑफ एक्सप्लांट हमारे पास हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ मीडिया की प्रिपरेशन ज़रूरी है, और स्टीरिलाइजेशन से पास करेंगे कि हम एक्सप्लांट को जितनी भी चीज़ें हैं इसको हम स्टीरिलाइज करेंगे। स्टीरिलाइजेशन क्या है एक्चुअली, इट इज़ द रिमूवल ऑफ कंटामिनेंट्स फ्रॉम एनी सरफेस। इसके बाद हम करेंगे इनकुलेशन क्या है कि स्टीरिलाइजेशन के बाद हमने क्या करना है, इनकुलेशन करना है। लेकिन इससे पहले देख ले कि हमने मीडिया भी बनाई है, हमारे पास एक्सप्लांट पे मौजूद है। अब हम क्या करेंगे कि एक्सप्लांट को उठा के मीडिया पे रखेंगे। तो ये जो एक्सप्लांट जब हम मीडिया पे रखते हैं इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनकुलेशन। फिर देख ले कि इनकुलेशन के बाद क्या हमें देखने को मिलता है कि इनकुलेशन के बाद कुछ टाइम बाद ये होता है कि एक स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाती है। इस स्ट्रक्चर को देखिए, हम इसको केलस कहते हैं। व्हाट इज़ केलस? केलस इज़ अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। के इसी एक्सप्लांट से अब क्या बनेगा, एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बनेगा। तो जब अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बन जाता है तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसके साथ एक प्रोसेस हम परफॉर्म करते हैं, सेट ऑफ प्रोसेसेस के जिसके रिजल्ट में हमारे पास एक छोटा प्लांट बन जाता है। ये प्रोसेस किस तरह ऑपरेट होती है इसको ज़रा देख ले कि सबसे पहले हमने क्या करना होगा कि लेट सपोज हमने एक लीफ लिया। आइसोलेशन ऑफ एक्सप्लांट की बात करते हैं। एक लीफ लिया, ये एक बॉडी पार्ट है। इस लीफ के अंदर हम क्या करेंगे, इस लीफ का हम एपिकल पोर्शन लेंगे। अब देख ले कि ये जो एपिकल पोर्शन है इसको हम कट करते हैं, और ये जब कट करते हैं तो दिस इज़ नाउ आवर एक्सप्लांट। अब हम क्या करेंगे, इसी पार्ट से हम प्लांट लिड डेवलप करेंगे या इसकी हम टिश्यू कल्चरिंग करेंगे। मीन्स कि इस पोर्शन को हम आर्टिफिशियल मीडिया पे ग्रो करेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमने एक्सप्लांट लिया, इसके बाद हम करते हैं प्रिपरेशन ऑफ मीडिया। याद रखिए कि ये जो प्रिपरेशन ऑफ मीडिया होती है, मीडिया वो वाली इन्वायरमेंट है या वो वाली चीज़ है जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हो जो प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो प्लांट टिश्यू कल्चरिंग के लिए मीडियाज़ बनती है, तो दो तरह की मीडियाज़ हम बनाएंगे। एक मीडिया जो हम बनाएंगे तो वो MS मीडिया ही होगा, लेकिन वो सॉलिड फॉर्म में होगा। तो अब देख ले कि जो सॉलिड फॉर्म में MS मीडिया होती है टिश्यू कल्चरिंग के लिए, इसको हम एगर मीडिया कहते हैं। एगर मीडिया इज़ द सॉलिडिफाइड फॉर्म ऑफ अ प्लांट कल्चरिंग मीडिया। इसके बाद इसके साथ हम दूसरा मीडिया बनाते हैं, वो भी MS मीडिया है, लेकिन वो जो मीडिया होगी वो लिक्विड फॉर्म में होती है। तो MS मीडिया दैट इज़ इन लिक्विड फॉर्म विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द टिश्यू कल्चरिंग, प्लांट टिश्यू कल्चरिंग, इट इज़ टर्म्ड द लिक्विड ब्रॉथ। तो हम एक एगर मीडिया बनाएंगे, एक हम लिक्विड ब्रॉथ बनाएंगे। ये दोनों हमारे पास ज़रूरी होती है। अब देख ले इन दोनों की अपनी अपनी जगह इम्पोर्टेंसेस है। अब सबसे पहले देख ले कि आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि ये जो लिक्विड ब्रॉथ हम बनाते हैं, तो लिक्विड ब्रॉथ के अंदर याद रखें हम दो तरह के हार्मोन्स डालते हैं, प्लांट हार्मोन। एक जो हार्मोन है उसका नाम है ऑक्सीन, ठीक है, और एक जो हार्मोन है उसका नाम है साइटोकाइनिन। व्हाट? साइटोकाइनिन। अब याद रखें कि ऑक्सीन जो होती है वो क्या करती है, रूट्स डेवलपमेंट, इन शॉर्ट टर्म रूट्स डेवलप करती है, और जो साइटोकाइनिन होती है वो शूट्स डेवलप करती है। अब याद रखें कि इसी जो हम कहते हैं इसी मीडिया के अंदर, लिक्विड ब्रॉथ के अंदर जो प्रोसेस हम करते हैं, तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, ऑक्सीन प्लस साइटोकाइनिन लेते हैं। किस तरह लेंगे इसको हम उस प्रोसेस में पढ़ेंगे। तो हमने क्या किया, हमने दो तरह के मीडियाज़ तैयार किए, एक एगर मीडिया है, एक लिक्विड मीडिया है। इन दोनों को की ज़रूरत होती है प्लांट टिश्यू कल्चरिंग में, इसलिए हम बनाते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास ये दो चीज़ें आ गई, एक्सप्लांट भी आ गया, प्लांट मीडियाज़ भी आ गए, टिश्यू कल्चरिंग मीडियाज़। इसके बाद हम क्या करेंगे कि स्टीरिलाइजेशन करेंगे। जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं इसी प्रोसेस में, इसको हम स्टीरिलाइज करेंगे विद इथेनॉल। क्या है कि एक्सप्लांट है, हमारे पास कुछ लेबॉर्ट्री इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसको हम स्ट्रीकर्स एक्सेट्रा कहते हैं। ये हम क्या करेंगे, इसको हम स्टीरिलाइज करेंगे। तो स्टीरिलाइजेशन सिंपल मतलब है कि जब भी किसी सरफेस से हम कंटामिनेंट्स रिमूव करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, स्टीरिलाइजेशन कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, स्टीरिलाइजेशन के बाद इस तरह करेंगे कि हम ये एक्सप्लांट उठाएंगे। एक्सप्लांट को हम क्या करेंगे, हम एक्सप्लांट को इसी मीडिया के अंदर डालेंगे जिसको हमने लिक्विड ब्रॉथ कहा है। तो देख ले कि जब हमने इसको यहाँ पे डाला, तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि ये हमारे पास लिक्विड ब्रॉथ है, और लिक्विड ब्रॉथ के अंदर ये वाला जो स्ट्रक्चर पड़ा है, दिस वेरी स्ट्रक्चर इज़ द एक्सप्लांट। व्हाट? एक्सप्लांट।
और जब हम एक्सप्लांट को उठाते हैं और कल्चर मीडिया पे रखते हैं, इस प्रोसेस को हम इनोकुलेशन कहते हैं। इनोकुलेशन के बाद हम क्या करते हैं कि इसको हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम हम क्या करेंगे, इसी को उठाएंगे, इसी कल्चर मीडिया को, और इसी कल्चर मीडिया को हम कहाँ पे रखेंगे, इट इज़ केप्ट इन ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव, आप लोग को जिस तरह मैंने बताया था कि इसको प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए, वो प्रॉपर एनवायरनमेंट कौन प्रोवाइड करेगा, एक मशीन है जिसको हम ऑटोक्लेव कहते हैं। ऑटोक्लेव ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा। कुछ टाइम बाद क्या होता है कि कुछ टाइम बाद ये जो एक्सप्लांट को हमने इनोकुलेट किया है इन द कल्चर मीडिया इन द लिक्विड ब्रॉथ, तो एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाती है कि इसी एक्सप्लांट से अब एक स्ट्रक्चर बन गया जिसको हम क्या कहते हैं, केलस कहते हैं। अब केलस क्या है, इट इज़ अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। ये एक मास ऑफ सेल होती है जिसके ना रूट्स होते हैं, ना स्टेम होते हैं, ना लीव्स होते हैं। ये बिल्कुल एक अनडिफरेंशिएटेड मास, एक ट्यूमर की तरह स्ट्रक्चर होता है। लेकिन ये कब डेवलप होगा, याद रखिए कि ये तब डेवलप होगा कि जब हम इसी मीडिया के अंदर, लिक्विड ब्रॉथ के अंदर, जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की जो रेशो है वो इक्वल्स लेते हैं साइटोकाइनिन। अब ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन हम इक्वल अमाउंट में डालेंगे इसी मीडिया के अंदर, तो जब इक्वल अमाउंट में ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन होती है तो ये क्या करती है कि ना रूट्स डेवलप होते हैं ना शूट्स डेवलप होते हैं, दोनों क्या करते हैं, इसी एक्सप्लांट की सेल को इंड्यूस करते हैं, इसकी डिवीजन इंड्यूस करेगा, लेकिन इसको डिफरेंशिएट होने नहीं देगा, क्योंकि ये जो दोनों हार्मोन्स है ये एंटागोनिस्टिक बिहेवियर शो करती है। कि मतलब ये है कि ऑक्सीजन हमेशा इफेक्ट ऑफ साइटोकाइनिन को कैंसिल करती है और साइटोकाइनिन ऑक्सीजन की इफेक्ट को कैंसिल करता है। तो जब ये दोनों अपनी इफेक्ट कैंसिल करती है तो इसके रिजल्ट में एक ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम केलस कहते हैं। तो ये एक प्रिंसिपल है कि आप लोगों को याद हो कि हम ये लिक्विड ब्रॉथ क्यों लेते हैं, कि इसमें हम केलस डेवलप करें। और केलस कैसे हम डेवलप करेंगे कि जब ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन की वैल्यू हम क्या करेंगे, वो हम इक्वल लेंगे। दिस वाज अबाउट द इनोकुलेशन। इनोकुलेशन के बाद हमें क्या मिलता है कि हमें केलस डेवलपमेंट मिलती है। अब केलस डेवलप हुआ, केलस जैसे ही स्टेप में डेवलप होती है तो केलस हमें ये चीज़ बताती है कि हमारा टिश्यू कल्चर मीडिया भी ठीक है, हमारा टिश्यू कल्चरिंग काम भी कर रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब एक प्लांट डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्लांट डेवलपमेंट पे आते हैं, लास्ट जो स्टेप है। तो इस लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले देख ले कि इस तरह बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन जो हमने यहाँ पे केलस डेवलप किया था, ये इसके साथ हेडिंग लिख ले कि दिस इज प्लांट डेवलपमेंट। यहाँ पे हमारे पास अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल मीडिया पे बन गया, जिसको हमने क्या नाम दिया, जिसको हमने नाम दिया केलस। अब इस केलस को हम क्या करेंगे कि जो आप लोग को मैंने बताया था कि हम क्या करेंगे, हम दो तरह की मीडियाज़ बनाते हैं, एक लिक्विड ब्रॉथ है, एक एगर मीडिया है। अब देख लो, इसी प्लांट की डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसी केलस को उठाएंगे और इसी केलस को हम क्या करेंगे, एगर मीडिया पे डालेंगे। लेकिन एगर मीडिया हम दो टाइप्स के बनाते हैं। एक जो एगर मीडिया हम बनाते हैं, इसमें सारा का सारा जो मीडिया है वो सेम होगा, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन कंटेनिंग मीडिया कहते हैं। व्हाट, ऑक्सीजन कंटेनिंग मीडिया। ये क्या करेंगे कि हम अपना एक्सप्लांट या ये जो केलस है, हम इस केलस को उठाएंगे और हम इसको ऑक्सीजन कंटेनिंग मीडिया, हम क्या करेंगे कि इस मीडिया के अंदर हम क्या करेंगे कि ऑक्सीजन की वैल्यू को इंक्रीज रखेंगे और साइटोकाइनिन क्या होगा, साइटोकाइनिन ऑक्सीजन से कम होगा। हम इसको रिमूव नहीं करेंगे, लेकिन साइटोकाइनिन का वैल्यू कम होगा। तो इसमें ज़्यादा अमाउंट किसकी है, ऑक्सीजन की है। तो ऑक्सीजन क्या है, इसको हम ऑक्सीजन कंटेनिंग मीडिया कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन हाई अमाउंट में यूज़ हो रहा है। अब ऑक्सीजन कंटेनिंग मीडिया के रिजल्ट में क्या होगा कि इसी केलस से अब क्या होंगे, कुछ रूट्स डेवलप हो जाएंगी। वे यहाँ पे कल्चर मीडिया हमने रखा है, अब क्या होगा, इस केलस से रूट लाइक स्ट्रक्चर्स अपीयर हो जाएंगी। ठीक है, सो ऑक्सीजन आप लोग को मैंने बताया था कि ये हमेशा रूट्स की डेवलपमेंट करती है। तो अब ये केलस से रूट डेवलपमेंट हो गई ऑन ऑक्सीजन कंटेनिंग मीडिया। ऑक्सीजन मीडिया पे इससे रूट अपीयर हो गए। जैसे ही रूट अपीयर हो जाते हैं तो इसको हम क्या करेंगे कि इसी स्ट्रक्चर को हम उठाएंगे और क्या करेंगे, इसको हम एक अनदर मीडिया, अगर मीडिया की अनदर टाइप ऑफ मीडिया है उस पे डालेंगे। वो जो मीडिया है एक्चुअली वो क्या है, वो जो मीडिया है दैट इज़ एक्चुअली, मैं ये डायग्राम बना दूँ सबसे पहले। ये जो मीडिया है, इस मीडिया को हम क्या कहते हैं, इसको हम साइटोकाइनिन कंटेनिंग मीडिया कहते हैं। साइटोकाइनिन कंटेनिंग मीडिया, इसका क्या मतलब है कि अब इसका उलट ले ले
कि अब इसके अंदर हम अक्जीन की रेशो कम रखेंगे और साइटोकाइनिन की रेशो हम क्या करेंगे, ये बढ़ाएंगे। तो साइटोकाइनिन ज़्यादा है तो साइटोकाइनिन का फंक्शन ये है कि ये शूट्स की डेवलपमेंट करेगा। तो अब देख ले, हम इस मीडिया के अंदर हमने क्या डाला था, हमने वो स्ट्रक्चर डाला था जो अक्जीन कंटेनिंग मीडिया में प्रोड्यूस हुआ था। इधर से उठाया, यहाँ पे रखा साइटोकाइनिन कंटेनिंग मीडिया पे। अब इससे क्या होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि इससे कुछ टाइम के बाद एक छोटा सा प्लांट क्या होता है, दिस इज साइटोकाइनिन कंटेनिंग मीडिया। अब इससे क्या हुआ, अब इससे एक प्लांटलेट, ये शूट, ये साइटोकाइनिन क्या करेगा, शूट के डेवलपमेंट करेगा। तो एक छोटा सा प्लांट क्या होता है, डेवलप होती है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्लांटलेट कहते हैं। और हमने क्या किया कि हमने एक एक्सप्लांट लिया था और एक्सप्लांट से हमने एक छोटा सा प्लांट डेवलप किया, आर्टिफिशियल मीडिया पे डेवलप किया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं टिश्यू कल्चरिंग। तो प्लांट टिश्यू कल्चरिंग में हम एक प्लांट बनाते हैं, एक किसी भी बॉडी पार्ट से, प्लांट की किसी भी बॉडी पार्ट से हम क्या बना सकते हैं, एक प्लांटलेट बनाते हैं। दिस वाज अबाउट द टिश्यू कल्चरिंग ऑफ इट वाज द प्लांट टिश्यू कल्चरिंग। ठीक है, सो ये क्या है, प्लांट टिश्यू कल्चरिंग है। प्लांट टिश्यू कल्चरिंग के साथ देख ले इसके कुछ एप्लीकेशंस है। अब देख लो, ये ज़रा नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लेते हो तो वो भी ले सकते हो। अब देख ले कि अगर हम इसकी एप्लीकेशंस को देखें कि प्लांट टिश्यू कल्चरिंग हम क्यों करते हैं, तो इसके लिए आप लोग लिख लें कि व्हाट इज़ द एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस ये है कि ये हम इसलिए करते हैं टू प्रोड्यूस डिजीज़ फ्री प्लांट, टू प्रोड्यूस डिजीज़ फ्री प्लांट। हम क्या करते हैं कि हम ये एक फिक्स्ड एनवायरनमेंट में करते हैं ये टिश्यू कल्चरिंग, और ये हम एक स्टीरिलाइज्ड कंडीशन में करते हैं, वो कंडीशन जहाँ पे कंटामिनेंट्स बिल्कुल होते ही नहीं। तो अब क्या है कि ये जो प्लांट डेवलप होगा ये बिल्कुल डिजीज़ फ्री प्लांट होगा। कोई भी स्टडी के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो डिजीज़ फ्री प्लांट को बनाने के लिए हम टिश्यू कल्चरिंग यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, टू प्रोड्यूस प्लांट दैट लैक्स सीड्स, कि वो प्लांट्स जिसके सीड्स नहीं मिलते, तो उन प्लांट्स को हम किसी भी बॉडी पार्ट से ग्रो कर सकते हैं विद द प्रोसेस ऑफ टिश्यू कल्चरिंग। थर्ड क्या है, टू प्रोड्यूस स्पीशीज दैट इज नियरली एक्सटेंट। क्या मतलब है कि हम उस तरह की स्पीशीज़ को, उसकी पॉपुलेशन को हम टिश्यू कल्चरिंग से बढ़ा सकते हैं जो ख़त्म होने वाले हो, जिसकी स्पीशीज़ कम हो रहे होते हो, या वो प्लांट जो बिल्कुल ख़त्म होने वाले हो या ख़त्म हो रहे होते हो। तो इसको हम क्या करते हैं, टिश्यू कल्चरिंग से इसकी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हम बना सकते हैं। दिस इज़ अबाउट द एप्लीकेशन। अच्छा, नेक्स्ट देख ले ज़रा कि अब हम आते हैं कि प्लांट टिश्यू कल्चरिंग के टाइप्स क्या है। प्लांट टिश्यू कल्चरिंग के टाइप्स मेनली जब हम पढ़ेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स पढ़ेंगे कि कौन सा सोर्स हम लेते हैं टिश्यू कल्चर के लिए, उसके हिसाब से ये जो टिश्यू कल्चरिंग है ये नेम्स दिए गए हैं इसको। तो हम डिफरेंट सोर्सेज को लेते हैं और उन सोर्सेज से हम क्या करते हैं, कुछ पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं और टिश्यू कल्चरिंग करते हैं। तो टिश्यू कल्चरिंग का पर्पस हमेशा ये नहीं होगा कि हम प्लांटलेट डेवलप करें, हम रिसर्च पर्पसेस के लिए इसको यूज़ करते हैं और वो रिसर्च पर्पसेस डिफरेंट होते हैं। तो हम डिफरेंट सोर्सेज लेते हैं और उसको हम कल्चर करते हैं, इसको प्रोपगेट करते हैं, इसको ग्रो करते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। उन्हीं सोर्सेज के हिसाब से कौन से कल्चर मीडियाज़ या कल्चरिंग हम करते हैं। तो इसको हम देखते हैं कि सबसे पहले कैलस कल्चरिंग की तरफ आते हैं। आप लोग सिर्फ इस टर्मिनोलॉजीज़ को समझते जाइए कि कैलस क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, अनडिफरेंशिएटेड मास। ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड मास है जिसे मैंने आप लोगों को टिश्यू कल्चरिंग में बताया। ये अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल को हम जब प्रोड्यूस करते हैं कल्चर मीडिया पे, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैलस कल्चरिंग। अब देख लो, फॉर एग्जांपल हमने फॉर एग्जांपल इस तरह एक फ्लास्क के अंदर हमने एक्सप्लांट डाला, एक्सप्लांट यहाँ पे पड़ा है। अब एक्सप्लांट क्या हुआ, इसके अंदर हम कुछ चीज़ें डालते हैं, अक्जीन इंटू साइटोकाइनिन। तो ये चीज़ जब हम डालते हैं इक्वल अमाउंट में अक्जीन प्लस साइटोकाइनिन, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक
अनडिफरेंशिएटेड मास बन जाता है कि ना कोई रूट रख रहा होता है, ना लीव्स, ना स्टेम, तो इसको हम कहते हैं केलस। ये केलस हम क्यों डेवलप करते हैं, इसका पर्पस क्या है? तो इसके जो पर्पसेस है आप लोग लिख लें कि एक पर्पस इसका ये है टू चेक एक्यूरेसी ऑफ द कल्चरिंग, कि हम ये देखते हैं कि जो कल्चर मीडिया है ऑफ अ कल्चर मीडिया, ठीक है। टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ कल्चर मीडिया का क्या मतलब है कि हमने जो मीडिया बनाई है वो काम कर रहा है या काम नहीं कर रहा, तो इसको ही चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ये केलस कल्चरिंग करते हैं। इसके अलावा एक और पर्पज़ इसका ये है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड केलस प्रोडक्शन फॉर व्हाट, फॉर सब कल्चरिंग। इसका क्या मतलब है कि सब कल्चरिंग हम इस फिनोमेना को कहते हैं कि जब हम अगेन एंड अगेन हम इस केलस से अगेन एंड अगेन और कल्चर्स बना सकते हैं। मतलब ये है हमने अगेन एंड अगेन एक्सप्लांट नहीं लेना होगा। हम क्या करते हैं कि इस केलस से एक पार्ट रिमूव करेंगे और उसको हम कल्चर मीडिया पे डायरेक्टली डालेंगे, उसको हम प्लांट डेवलप कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब कल्चरिंग कहते हैं, कि हम किसी चीज़ की अगेन एंड अगेन कल्चरिंग करते हैं, इसको हम सब कल्चरिंग कहते हैं। तो सब कल्चरिंग के लिए हम क्या बनाते हैं, हम केलस बनाते हैं। तो ये दो एडवांटेजेस है कि इसके केलस कल्चरिंग के। इसका अलावा देख लें सेल सस्पेंशन कल्चर क्या है। सेल सस्पेंशन कल्चर को अगर हम देख लें, कल्चरिंग प्रोड्यूस्ड या कल्चरिंग ना लेके टाइप ऑफ कल्चर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट, एजिटेशन ऑफ केलस that contains clumps of cells suspended in the culture media, इसको देख ले ज़रा कि इसका क्या मतलब हुआ। इस डिफिनीशन का ये मतलब है कि हम क्या करते हैं कि हमने एक केलस लिया है, केलस यहाँ पे पड़ा है इस तरह मीडिया में, हम इस मीडिया को हम एजिटेट करते हैं। एजिटेट का ये मतलब है कि हम इसकी एजिटेशन करते हैं, इसको हम वाइब्रेट करते हैं। एक मशीन है जिसको हम शेकर कहते हैं, वो शेकर क्या करता है, इसी केलस जो मीडिया के अंदर मौजूद है इसको इस तरह एजिटेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो इसी वाइब्रेशन के रिज़ल्ट में क्या होता है कि ये जो केलस होता है, इस केलस से कुछ सेल्स रिमूव हो जाते हैं। अब देख लो, इससे कुछ सेल्स रिमूव हो जाते हैं, क्लम्प्स होते हैं, क्लम्प्स हम कॉलोनीज को भी कहते हैं। अब देख लो ये क्या हो जाते हैं, ये सारे के सारे इसी केलस से ये सेल्स क्या हुए, इस एजिटेशन से रिमूव हुए, और अभी इसके अंदर जो कल्चर मीडिया है, इस कल्चर मीडिया में सस्पेंडेड फॉर्म में, सस्पेंशन की फॉर्म में पड़े होते हैं। तो इसको अब हम क्या कहते हैं, ये जो चीज़ें हमारे पास आ गई इसको हम कहते हैं सेल सस्पेंशन, क्योंकि इस मीडिया में सेल सस्पेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट है। अब देख लो इसके पर्पसेस क्या है। इसके पर्पसेस ये है टू एक्सट्रैक्ट द मेटाबोलाइट्स फ्रॉम अ प्लांट। मेटाबोलाइट्स कोई भी प्रोडक्ट को हम कहते हैं कि फ्रॉम प्लांट्स ना लेके फ्रॉम सेल लिख ले, कि हम जब इसी मीडिया को शेक करते हैं तो शेकिंग से ये होता है कि सेल के अंदर मौजूद जो न्यूट्रिएंट पड़े हैं, जो प्रोडक्ट्स पड़े हैं, जो मेटाबोलाइट्स पड़े हैं, ये मेटाबोलाइट्स क्या करते हैं, ये इसी सेल से बाहर आ जाते हैं, मूव हो जाते हैं और मीडिया के अंदर आ जाते हैं। तो अब मीडिया के अंदर क्या पड़े होगी, अब हमारी मेटाबोलाइट्स पड़े होंगे जो प्लांट के एक्सट्रैक्ट्स होते हैं। उसी कल्चर मीडिया से हम फिर डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू हम सेपरेट करते हैं और हम इसको यूज़ करते हैं एज अ ड्रग, क्योंकि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिसकी जो ओवरऑल प्लांट जो चीज़ प्रोड्यूस करती है तो एक सेल भी वो प्रोड्यूस करती है। तो अब देख लीजिए एक प्लांट है, एक गिवन प्लांट का केलस है, उसी केलस के अंदर सेल है, तो उन सेल की भी ये एबिलिटी है कि वो वाले मेटाबोलाइट्स, वो वाले केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जो ओवरऑल प्लांट प्रोड्यूस करती है। तो इसी सेल सस्पेंशन से हम क्या बनाते हैं, कुछ मेटाबोलाइट्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, कुछ केमिकल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं जो हम ड्रग्स के लिए यूज़ करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड अबाउट द केलस कल्चर, सेल सस्पेंशन कल्चर। अब इसके अलावा ये है कि इसको हम इसलिए भी एजिटेट करते हैं ताकि हम सब कल्चरिंग कर सके। सब कल्चरिंग का क्या मतलब है कि अब इस सेल्स क्लम्प की फॉर्म में, कॉलोनीज के फॉर्म में रिमूव हो गए,
सब कल्चरिंग के लिए हम क्या करेंगे, इधर से एक एक सेल उठा सकते हैं और इसको हम फर्दर सब कल्चर कर सकते हैं। तो ये इसका दूसरा एडवांटेज है। थर्ड आते हैं मेरिस्टम कल्चर पे। मेरिस्टम को ज़रा समझ लीजिए कि मेरिस्टम क्या होता है। एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। ये प्लांट्स के अंदर वो वाली सेल्स होती है जो एक्टिवली डिवाइड करती है, और ये दो जगहों पे कॉमनली प्रेजेंट होती है। रूट टिप्स पे होती है, रूट टिप्स पे ये सेल्स होते हैं, और शूट एपेक्स पे। ये क्या होती है, ये ग्रोथ को इंड्यूस करते हैं और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स बनाती है ये मेरिस्टम। तो अब देख लो, जब हम मेरिस्टम लेते हैं तो इन सेल्स के अंदर ये एबिलिटी है कि ये जल्दी डिवाइड करते हैं, और ये मीन्स कि एक्टिवली डिवाइडिंग है। तो अब जब हम इस तरह के सेल्स को लेते हैं तो इसका जो टिश्यू कल्चर होता है ये मोर प्रोमिनेंट होती है। अगर हम मेरिस्टम को एज ए एक्सप्लांट लें और इसको कल्चर करें, इस टाइप ऑफ कल्चर को हम क्या कहते हैं, इसको हम मेरिस्टम कल्चर कहते हैं। तो अब देख लो, मेरिस्टम कल्चर हम क्यों करते हैं, टू प्रोड्यूस प्लांटलेट, टू प्रोड्यूस प्लांटलेट। तो हमने जो पीछे ओवरऑल मेथड पढ़ा, तो वो वाला मेथड जो था, जो प्रोसेस ऑफ टिश्यू कल्चरिंग था, उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने मेरिस्टम कल्चर किया था। हमने कोई एक शूट एपेक्स लिया था, तो रूट टिप्स या शूट एपेक्स को जब हम कल्चर करते हैं तो इसको हम मेरिस्टम कल्चर कहते हैं। नेक्स्ट देख ले एंथर कल्चर। एंथर देख ले, ये क्या होता है, इट इज़ मेल गेमीटोफाइट। व्हाट? इट इज़ अ मेल गेमीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, सिंपली मेल गेमीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर। अब इसका क्या मतलब है, ये जो एंथर होता है इसके अंदर स्ट्रक्चर, मेल प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, मेल गेमीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, और मोस्टली इसी एंथर के अंदर क्या मौजूद होती है, इट कंटेन्स पोलन। ठीक है, जो एक्चुअली क्या होती है, मेल गेमीट होते हैं। अब देख लो, अब हम क्या करते हैं कि अगर हम एंथर को देख ले तो इसके अंदर मेल गेमीट है। अब जब हम एंथर को क्या करते हैं, कल्चर करते हैं, तो इस तरह की कल्चरिंग को हम क्या कहते हैं, इसको हम एंथर कल्चर कहते हैं। याद रखिए, जो गेमीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर होते हैं फ्लावर्स में, ये फ्लावरिंग्स में पाई जाती है, एंथर एंड स्टिग्मा या कार्पेल। तो अब देख लें कि जब हम एंथर को कल्चर करते हैं, इस टाइप ऑफ कल्चरिंग को हम एंथर कल्चर कहते हैं। और इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है कि हम टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड प्लांट, इस तरह के प्लांट्स प्रोड्यूस करना कि जो ओवरऑल बॉडी इसका क्या बने, हैप्लॉइड बने, क्योंकि यूजुअली प्लांट डिप्लॉइड होती है और उसके अंदर जो गेमीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर होंगे, लाइक फ्लावर्स ले ले, तो फ्लावरिंग प्लांट ओवरऑल डिप्लॉइड होती है, लेकिन इसकी जो गेमीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है दैट इज़ द कार्पेल प्लस एंथर, ये क्या होती है, हैप्लॉइड होती है। तो अब देख ले कि जब हम इससे प्लांट डेवलप करेंगे तो ये तो हैप्लॉइड सेल रख रही है, ये जो पोलन रख रही है, तो इससे क्या बनेगा, ओवरऑल एक प्लांट बनेगा जो हैप्लॉइड होता है। और ये हैप्लॉइड प्लांट क्या होगा, ये ओनली क्या प्रोड्यूस करेगा, मेल गेमीट्स। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये एक तरह का प्लांट बनेगा कि जिसके अंदर सिर्फ मेल गेमीट्स प्रोड्यूस होंगे। इस तरह की प्लांट्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम एंथर कल्चर लेते हैं। नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड द प्रोटोप्लास्ट कल्चर। प्रोटोप्लास्ट कल्चर क्या है, सबसे पहले प्रोटोप्लास्ट को समझ लीजिए कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है कि अ प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल, अ प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल। अब देख लो कि हम जब भी किसी प्लांट सेल से, लेट्स सपोज दिस इज़ अ प्लांट सेल, ये प्लांट सेल है, ये इसकी आउटर बाउंड्री क्या है, दिस इज़ द सेल वॉल, ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, फिर इसके नीचे साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस। अब हम क्या करते हैं, जब इससे हम क्या करते हैं, ये सेल वॉल रिमूव करते हैं एंजाइमेटिकली। अब क्या रह गया, जो सेल रह गया, अब ये सेल क्या कहलाएगा, दिस विल बी कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। अब देख लो, प्रोटोप्लास्ट को हम लेते हैं और इसको जब हम कल्चर करते हैं फॉर रिसर्च पर्पजेज, इसको हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट कल्चरिंग। प्रोटोप्लास्ट कल्चरिंग की एडवांटेज क्या है, तो इसका एडवांटेज ये है कि जब हम कोई सोमेटोक्लोनल या एम्ब्रियो प्रोड्यूस करते हैं, कि हम क्या करते हैं कि हमने एक चीज़ लिया, जिस इज लेट्स सपोज दिस इज़ अ बॉडी सेल, ये सोमेटिक सेल है प्लांट का, सोमेटिक सेल हमने लिया। सोमेटिक सेल के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका एक न्यूक्लियस पड़ा है। अब हम क्या करेंगे कि एम्ब्रियो लेंगे, हमारे पास लेट्स सपोज एक एम्ब्रियो है, दिस इज़ एन एम्ब्रियो। अब इस एम्ब्रियो को हम क्या करेंगे, इस एम्ब्रियो से हम न्यूक्लियस लेंगे, ये न्यूक्लियस हम डिस्पोज अप करेंगे, ये डिस्पोज अप हुआ सोमेटिक सेल का।
यहाँ से जब ये न्यूक्लियस डिस्पोज अप हो जाता है, हम इधर से न्यूक्लियस लेंगे एम्ब्रियो का और यहाँ पे डाल देंगे। अब ये जो एम्ब्रियो बन गई, तो इस प्रोसेस को, इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? सोमेटोक्लोनल एम्ब्रियो, या हम कहते हैं सोमेटिक एम्ब्रियो। सिंपली सोमेटिक एम्ब्रियो में लिख ली तो ठीक होगा। तो सोमेटिक एम्ब्रियो को बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम प्रोटोप्लास्ट बनाते हैं, और प्रोटोप्लास्ट को हम एक कल्चर मीडिया पे रखेंगे ताकि ये वायबल रहे, ये ख़राब ना हो जाए। तो इसलिए हम ये परफॉर्म करते हैं। इस तरह की जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चरिंग हमने पढ़े कि इसके डिफरेंट पर्पसेस है, और हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स टेकन। दिस वाज अबाउट द प्लांट टिश्यू कल्चरिंग। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो देख ले, कमेंट करें, अपने फीडबैक दे, ठीक है। अगर वीडियो की समझ आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब देख ले दूसरे टाइप पे आते हैं टिश्यू कल्चरिंग के, जो मेनली एनिमल टिश्यू कल्चरिंग कहलाती है। एनिमल टिश्यू कल्चरिंग क्या है? जैसे मैंने आप लोग को बताया है कि हम कहते हैं कि एक यूकेरियोटिक सेल होता है, यूकेरियोटिक सेल, और वो यूकेरियोटिक सेल क्या हो? वो एनिमल बॉडी का हो, एनिमल बॉडी का। इसको जब हम क्या करते हैं? प्रोपगेट करते हैं, प्रोपगेट ऑन अ सिंथेटिक मीडिया या आर्टिफिशियल मीडिया, इस टाइप ऑफ कल्चरिंग को हम क्या कहते हैं? इसको हम एनिमल टिश्यू कल्चरिंग कहते हैं, या प्रोपगेशन ऑफ प्लांट सेल ऑन आर्टिफिशियल मीडिया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द एनिमल टिश्यू कल्चरिंग। अब देख ले एनिमल टिश्यू कल्चरिंग, हम अगर इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज़ देख ले, सबसे पहले हम आते हैं इसकी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स की तरफ, फिर टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ेंगे। रिक्वायरमेंट्स अगर हम देख लें तो रिक्वायरमेंट तो वैसे इसी प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन दो चीज़ें प्राइम रिक्वायरमेंट्स है इसके लिए। इसके लिए क्या है? स्पेशलाइज्ड, एक जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ द स्पेशलाइज्ड इंक्यूबेटर। व्हाट? इंक्यूबेटर। ये इंक्यूबेटर जो होता है, ये इंस्ट्रूमेंट होता है, ये क्या करेगा? प्रोवाइड्स द एनवायरमेंटल वेरिएबल्स। क्या है कि बॉडी के अंदर प्रोवाइड्स द बॉडीज़ कंडीशन, कि बॉडीज़ के अंदर क्या है कि बॉडी के अंदर जो कंडीशन है इसको प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे? हम एक इंक्यूबेटर यूज़ करेंगे। वो एक मशीन होता है जो प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, इसके अलावा प्रेशर, एयर, टेम्परेचर, ये चीज़ें प्रोवाइड करती है, इसको हम इंक्यूबेटर कहते हैं। इसके अलावा इसके लिए एक चीज़ की ज़रूरत होती है, दिस इज़ कॉल्ड द सिंथेटिक मीडिया। सिंथेटिक मीडिया, सिंथेटिक मीडिया के अंदर देख ले, ये जो मीडिया है इसके अंदर कंपोनेंट्स जो होंगे, तो कंपोनेंट्स इसके लिए क्या है? कंपोनेंट्स इसके अंदर मेनली वाइटामिन्स होंगे, ठीक है, वाइटामिन्स होते हैं, इसके साथ मिनरल्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, आयंस वगैरह, और इसके साथ साथ अगर हम देख लें कार्बन सोर्स होगा। कार्बन सोर्स मीन्स इट इज़ हेट्रोट्रोपिक टाइप ऑफ सेल, तो इसके लिए कार्बोहाइड्रेट का होना ज़रूरी होगा ताकि इसके अंदर डिफ्रेंशिएशन हो, इसके अंदर डिवीज़न हो, ये चीज़ें होगी। और इसके साथ साथ अगर हम देख लें तो ये चीज़ें क्या है, और इसके अलावा अमाइनो एसिड सोर्स, अमाइनो एसिड सोर्स, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ये चीज़ें हम इस मीडिया के अंदर ज़रूर डालेंगे। ये मीडिया क्या है? ये क्या करेगा? ये इसी एनिमल टिश्यू कल्चरिंग के लिए ज़रूरी होती है, या एनिमल सेल को ग्रो करने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए ज़रूरी होती है। अब देख लो यहाँ पे अगर हम देख लें कि सिंथेटिक मीडिया जो है, सिंथेटिक मीडिया दो टाइप की होती है। मैं रिक्वायरमेंट्स पढ़ा रहा हूँ, तो रिक्वायरमेंट में सिंथेटिक मीडिया की टाइप्स को देख ले। सिंथेटिक मीडिया एक जो होती है सीरम कंटेनिंग मीडिया, सीरम कंटेनिंग मीडिया। अब देख ले यहाँ पे मेरा सीरम से क्या मतलब है? सीरम का सिंपल मतलब है यहाँ पे प्लाज्मा, ठीक है, ब्लड का जो प्लाज्मा होता है दैट इज कॉल्ड सीरम। और एक जो मीडिया है वो क्या है? नॉन सीरम कंटेनिंग मीडिया, ठीक है। एक मीडिया ऐसी होती है कि जिसके अंदर सीरम होता है, एक ऐसा होता है कि जिसके अंदर
सीरम नहीं होता। ये दो मीडियाज़ होते हैं, सिंथेटिक मीडिया सेम होगा लेकिन इसके एक के अंदर सीरम होगा, मींस प्लाज्मा, एक के अंदर नहीं होगा। ये मीडिया हम क्यों बनाते हैं? ये हम बनाते हैं हम कहते हैं टू कल्चर सेल्स that cannot grow without सीरम। इसमें कौन से वाले सेल्स ऐसे होंगे जिस पे हम ये ग्रो करते हैं? तो इसके लिए जो सेल होंगे, फॉर एग्जांपल जब हम ब्लड सेल्स की कल्चरिंग करते हैं, ब्लड सेल्स, तो ब्लड सेल्स के लिए प्लाज्मा का होना ज़रूरी है। ये इसके लिए एक मीडियम है इसकी प्रोपगेशन के लिए। तो हम इसके अंदर ऐसे सेल्स ग्रो करते हैं जिसके लिए सीरम का होना ज़रूरी होता है, लाइक ब्लड सेल्स। और ये वाला जो मीडिया है ये हम इस तरह की सेल्स के लिए यूज़ करते हैं जिसके लिए सीरम की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल स्किन सेल है, तो स्किन सेल्स को कल्चर करने के लिए हम क्या करेंगे? हम नॉन सीरम कंटेनिंग मीडिया। दिस वर अबाउट द रिक्वायरमेंट्स के बाद देख ले कि यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज़ कह ले, या मैं टर्मिनोलॉजीज़ के अलावा आप लोग को बता दूँ कि टाइप्स ऑफ एनिमल कल्चरिंग। अब देख लो एनिमल कल्चरिंग के जो टाइप्स है, एक जो टाइप है टाइप ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। हम कहते हैं कि हम कौन से सोर्स से सेल ले रहे हैं, उस सोर्स के हिसाब से कितनी टाइप्स की कल्चरिंग होती है। तो देख ले इस हिसाब से दो तरह की कल्चरिंग है एनिमल के। एक को हम कहते हैं प्राइमरी कल्चर और एक होती है सेकेंडरी कल्चर। सेकेंडरी कल्चर। सिंपल प्रिंसिपल समझ लीजिए कि फॉर एग्जांपल के सेल्स टेकन फ्रॉम सोर्स ऑर्गेनिज्म, किसी भी एनिमल से हमने सेल लिए। फॉर एग्जांपल एनिमल है, एनिमल बॉडी है। फॉर एग्जांपल ये मैं कहता हूँ कि एक ह्यूमन की बॉडी है। ह्यूमन की बॉडी से मैंने क्या किया? यहाँ से मैंने एक पोर्शन रिमूव किया, फॉर एग्जांपल सेल रिमूव किया या टिश्यू रिमूव किया। तो अब देख लो ये मैंने डायरेक्टली ह्यूमन से लिया, ये मैंने सोर्स से लिया। तो इस तरह की सेल्स को जब मैं कल्चर करता हूँ तो इस तरह की कल्चर को क्या कहेंगे? इसको हम प्राइमरी कल्चर कहते हैं। और अगर हम सेकेंडरी को देखें कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कल्चरिंग की, तो कल्चरिंग के रिजल्ट में ये सेल्स क्या हो गए? ये सेल्स नंबर्स में इंक्रीज हो गए। अब देख लो अब दोबारा मुझे इस तरह के सेल चाहिए, तो अब दोबारा जब मुझे सेल चाहिए तो मैं सोर्स पे नहीं जाऊंगा, मैं इसी कल्चर से क्या करूंगा? सब कल्चरिंग करूंगा। अब मैं इससे सेल लूँगा और इसको कल्चर करूंगा, तो हम कहते हैं कि सेल्स टेकन फ्रॉम प्राइमरी कल्चर स्टम्ड सेकेंडरी कल्चर। कि यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी कल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा सेल बन गए। दिस इज़ अ प्राइमरी कल्चर्ड सेल्स या टिश्यू। अब देख लो अब इससे मैं एक सेल या कॉलोनी ऑफ सेल लेता हूँ या पोर्शन लेता हूँ और इसको जब मैं कल्चर करता हूँ तो अब देख लो अब मैंने सोर्स से नहीं लिया, मैंने ऑलरेडी कल्चर्ड सेल से मैंने अपने सेल्स लिए, इसको मैंने कल्चर किए। तो इस तरह की कल्चरिंग को मैं क्या कहता हूँ? इसको सेकेंडरी कल्चर कहेंगे हम। ठीक है, तो ये तो एक टाइप था कि एक टाइप ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स है। दूसरे टाइप की जो अगर हम देख लें, दूसरे टाइप ऑफ क्या है वी कैन से एनिमल कल्चरिंग है। तो दूसरी टाइप जो है तो वो क्या है? टाइप ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर टेकन। तो जो स्ट्रक्चर हम लेते हैं, अब देख लो ये जो हम अगर स्ट्रक्चर लेते हैं तो स्ट्रक्चर के हिसाब से एक जो टाइप ऑफ कल्चर है वो है सेल कल्चर। सेल कल्चर क्या है कि हम प्रोपगेशन ऑफ एनी सेल टू प्रोड्यूस वेरियस
वेरियस जनरेशंस ऑफ सेल्स, जनरेशंस ऑफ सेल्स, सेल या सेल लाइन्स। हमने क्या किया, हमने एक सेल लिया और इस सेल को हमने अलाउ किया टिश्यू कल्चरिंग पे, इसकी हमने कल्चरिंग की ताकि क्या करे, ये सेल क्या करे, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन प्रोड्यूस करे, मल्टीपल टाइम्स ये डिवाइड हो जाए और इस मल्टीपल डिवीजन के रिज़ल्ट में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बने इन सेल्स का। इस तरह की सेल कल्चरिंग को हम कहते हैं सेल कल्चरिंग। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर है कि हमने सेल को क्या किया है, कल्चर किया है। दिस टाइप ऑफ कल्चरिंग इज कॉल्ड सेल कल्चरिंग। दूसरा जो है हिस्टोफाइटिक कल्चर है। हिस्टोफाइटिक कल्चर क्या है कि हम जब सेल लेते हैं कि द सेल्स टेकन फ्रॉम ऑर्गेनिज्म that retains 3D अरेंजमेंट। 3D अरेंजमेंट क्या मतलब है कि हम क्या करते हैं कि हम एक ऑर्गेनिज्म से बहुत ज़्यादा सेल्स लेते हैं, डिफरेंट सेल्स है हमने ले लिए और इस सेल से हम क्या करते हैं, हम टिश्यू बना रहे हैं। अब टिश्यू बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसी तरह का अरेंजमेंट देंगे इस सेल्स को, इस तरह की 3D अरेंजमेंट देंगे कि जब ये सेल्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करेगी तो ये एक टिश्यू बनाए। तो जब सेल हम लेते हैं और इससे हम टिश्यू फॉर्मेशन करते हैं और इसको हम 3D अरेंजमेंट पे रखते हैं, इस तरह की कल्चरिंग को हम क्या कहते हैं, हिस्टोफाइटिक कल्चर कहते हैं। इसके अलावा देख ले, लास्ट नॉट द लीस्ट एक टाइप है ऑर्गेनोटाइपिक कल्चर। तो ऑर्गेनोटाइपिक कल्चर और हिस्टोफाइटिक कल्चर में डिफरेंस देख ले कि इसमें ऑर्गेनोटाइपिक में ये होता है कि फॉर एग्जांपल ऑर्गेनोटाइपिक कल्चर सिंपली आप लोग कह सकते हो कि कल्चरिंग ऑफ आर्गन, किसी बॉडी से हमने आर्गन लिया, कल्चरिंग ऑफ आर्गन दैट इज हैविंग इन विवो कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट कंटेन्स इन विवो कैरेक्टरिस्टिक्स। इन विवो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या मतलब है कि हमने एक बॉडी से एक आर्गन रिमूव किया। अब उस आर्गन को हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्किन, ठीक है, ये हमने एक स्किन है, ये हमने रिमूव किया। अब स्किन के अंदर क्या है, इसके अंदर अपनी इन विवो क्वालिटीज़ है। अब हम क्या करते हैं कि हमने बॉडी से रिमूव किया, अब हम क्या करेंगे, हम इसको कल्चर करते हैं। क्यों कल्चर करते हैं, टू कीप इट वायबल। क्या मतलब है कि इसके अंदर वायबिलिटी या ये जो लिविंग करेक्टर है वो ख़त्म ना हो जाए। अब इसको अलाइव रखने के लिए, इसको सेफ रखने के लिए क्या करते हैं, एक कल्चर पे रखते हैं। इस तरह की कल्चर को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनोटाइपिक कल्चर कहते हैं। यूजुअली जब आर्गन्स रिमूव किए जाते हैं किसी की बॉडी से और इसको अलाइव रखने के लिए क्या करते हैं, जब हम कल्चर करते हैं या हम इसको अलाइव रखते हैं तो इसके लिए हम ऑर्गेनोटाइपिक कल्चर पे जाते हैं। तो ऑर्गेनोटाइपिक कल्चर में ये होगा कि टिश्यू के अंदर अपनी क्वालिटी होगी ऑर्गन के अंदर, लेकिन हमने इसको सिर्फ सेफ रखना है। लेकिन अगर हिस्टोफाइटिक को देखें तो इस यहाँ पे हमने सेल लिए है और सेल इसलिए लिए है कि हम एक नया टिश्यू फॉर्म करें, 3D टिश्यू, 3 डायमेंशनल सेल्स की अरेंजमेंट देंगे ताकि हम टिश्यू बनाएं। तो यहाँ पे इसके अंदर क्या है, हमने अरेंजमेंट देना है कि टिश्यू बन जाए। तो हिस्टोफाइटिक और ऑर्गेनोटाइपिक में ये डिफरेंस है। दिस वाज अबाउट एनिमल टिश्यू कल्चरिंग एंड टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू कल्चरिंग। ठीक है, वीडियो को देखना ना भूलिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट से आगाह करेगा कि फीडबैक देते जाओ कि किस तरह वीडियो आपको समझ आई या नहीं, क्या चीज़ें इंप्रूव करनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड गिविंग अटेंशन टू द वीडियो। थैंक्स अ लॉट।